अच्छा, सब लोग इधर फोकस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के अंदर हम स्टेट कैसे मैनेज करें। स्टेट मैनेज करने का क्या मतलब है। नॉर्मली हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर ऐसे हमने एप्लीकेशन ड्रा की थी, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे ही है ना। जैसे सपोज हमारे पास ये 3 पेजेस हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो है ना वो कंपोनेंट होते हैं एक पेज के अंदर भी, और वो रीयूजेबल भी हो सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते। कोई बड़ा कंपोनेंट है, कोई जो है उसके अंदर छोटा कंपोनेंट कॉल हो रहा है, ऐसे जो है ना वो कंपोनेंट हो सकते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर। ऐसे ही ये मल्टीपल एक रिएक्ट एप्लीकेशन का ऐसा स्टाइल रहता है। ऐसे मल्टीपल यानी उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं एक पेज में, और वो रीयूजेबल कंपोनेंट मोस्टली होते हैं, और मल्टीपल पेजेस होते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर। अब इस एप्लीकेशन और इस कंपोनेंट के अंदर स्टेट को मैनेज करना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जॉब रहती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो डाटा का फ्लो या स्टेट का फ्लो मैनेज करना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हो सकता है कि ये कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से बात करना चाह रहा है, ये कंपोनेंट इससे बात करना चाह रहा है, ये कंपोनेंट दोबारा इससे बात करना चाह रहा है, ये वाला कंपोनेंट इससे बात करना चाह रहा है। ऐसे यानी मल्टीपल जो है वो मेरे पास जो है वो कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं। होता तो ये कंपोनेंट के अंदर वाले कंपोनेंट से बात करना चाह रहे हैं, ये इससे बात करना चाह रहे हैं। इसको हम डाटा फ्लो भी बोलेंगे कि एक कंपोनेंट बात करने का मतलब ये है कि कंपोनेंट जो है ना डाटा शेयर करना चाह रहा है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डाटा देना चाह रहा है। अच्छा, इस पर्पज के लिए हमने एक मैकेनिज्म समझा था, दैट इज कॉल्ड प्रॉप। वो क्या था? प्रॉप। अच्छा, प्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रक्चर का होना। अज्यूम करो हमारे पास जो है ना वो ये एक ऐप है। अब इसके अंदर जो है वो 2 कंपोनेंट है, ठीक है। एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है। अच्छा, इसके आगे 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसके आगे आ गए यहाँ पे 3 कंपोनेंट, ठीक है। तो सी डी ई, ये कंपोनेंट इसके आगे। अब बी के भी समझो कोई कंपोनेंट हैं एक्स, और आगे इसके कोई कंपोनेंट है जी। ये हमारा हायरार्की बन रही है लेट्स सपोज कंपोनेंट्स की। अब ये हायरार्की का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट है और वो किस ऑर्डर में एक दूसरे कंपोनेंट में कॉल हो रहे हैं, इसकी हायरार्की मैंने डेवलप की है। अब हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ, उसको हम प्रॉप बोलते हैं, ऐसे ही है। वो प्रॉप का कंसेप्ट क्या कहता है कि पेरेंट का चाइल्ड में डाटा पास करना, उसको हम प्रॉप बोलते हैं। पेरेंट का चाइल्ड में डाटा पास करना, ऐसे ही उसको प्रॉप बोलते हैं। लेकिन उसके लिए लिमिटेशन क्या है कि जिसको डाटा देना है एज अ प्रॉप, वो कंपोनेंट उस जिसने डाटा देना है उसका चाइल्ड होना जरूरी है उसको, या उसका एडजेसेंट चाइल्ड होना जरूरी है। एडजेसेंट चाइल्ड मतलब कि एक
ऐप का ए कंपोनेंट है, यानी अगर ऐप ने ई को डाटा देना है तो ऐप का अंदर ए कंपोनेंट चाइल्ड हो और ए का वो चाइल्ड हो, यानी डिपेंडेंट चाइल्ड होना चाहिए, फिर ही डाटा वहां तक पहुंच सकता है। क्या ख्याल है? तो यही एक हमें तरीका पता है कि अगर ऐप के कंपोनेंट डाटा ई के कंपोनेंट को देना है, वो पहले किसको देगा? ए को। ए किसको देगा? ई को देगा। अब अज्यूम करो कि हमारे पास ये ई कंपोनेंट है, इसने इस टू जी कंपोनेंट को डाटा देना है, तो ये डायरेक्टली इसको दे जाएगा, दे सकेगा प्रॉप के थ्रू? नहीं। क्यों? क्योंकि जी ई का चाइल्ड नहीं है, तो ये आपस में तो डाटा की शेयरिंग यहां पे नहीं कर सकते, यहां पे डाटा शेयरिंग नहीं हो सकती। हाँ, एक फ्लो हो सकता है, वो क्या है? ई डाटा दे ए को, वापस ए डाटा दे ऐप को, ऐप डाटा दे बी को, और बी डाटा दे एक्स को, और एक्स डाटा दे जी को, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड में। और अभी तक तो वैसे आपने चाइल्ड से पेरेंट को डाटा देना सीखा नहीं है, पेरेंट टू चाइल्ड तो प्रॉप के थ्रू दे सकते हैं। कभी ऐसा प्रॉप देखे जो चाइल्ड पेरेंट को डाटा दे रहा हो? नहीं देखा आपने। हाँ, ये हो सकता है। वो कैसे कि अगर पेरेंट चाइल्ड को फंक्शन पास कर दे तो चाइल्ड उस फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे पेरेंट को डाटा भेज सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर हम ये मैनेजमेंट करेंगे तो डाटा कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। देखो, हमें खुद समझ नहीं आएगी। अभी तो मैंने एक फ्लो ड्रा किया, अब बी ने सी को डाटा देना है, फिर अजीब सा फ्लो बनेगा। ए ने जी को डाटा देना है, अजीब सा फ्लो बनेगा। एक्स ने डी को डाटा देना है, तो अजीब का कोई भी कंपोनेंट किसी भी दूसरे कंपोनेंट से बातचीत कर सकता है। अगर हम प्रॉप के थ्रू ये सारी बातें करेंगे, डाटा का ट्रांसफर करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत हेक्टिक जॉब बन जाएगी। जब हमारे पास 1000 कंपोनेंट है और वो एक दूसरे को डाटा ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना तुम सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। समझ ही नहीं आए ये कौन सा कंपोनेंट किसको डाटा दे रहा है और किससे डाटा दे। तो यहां पे हमें कोई नया तरीकाकार ढूंढना पड़ेगा, कोई नया तरीकाकार ढूंढना पड़ेगा कि डाटा की शेयरिंग थ्रू प्रॉप्स तो हैंडल करना अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अगर किसी भी दूसरे कंपोनेंट ने किसी भी दूसरे कंपोनेंट को डाटा देना है और अगर वो प्रॉप से देने की कोशिश करेंगे तो वो तो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। क्यों अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है? जब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हो जाते हैं तो फिर मसला होता है। कि यहाँ पे कंपोनेंट एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इसके अल्टरनेटिव हमने ये वाला सोल्यूशन देखना है कि ये क्या कहता है। लेकिन अभी तक हमने क्या किया? डाटा की शेयरिंग थ्रू प्रॉप्स की है। अच्छा, रिडक्स आर्किटेक्चर रिफ्लेक्स के आर्किटेक्चर पे बेस करता है। वो क्या कहता है कि जो डाटा का फ्लो है ना, वो एक सेंट्रल प्लेस से होना चाहिए जिसको हम स्टोर कहते हैं। यानी एक एप्लीकेशन का जितना भी डाटा है वो डाटा एक ही प्लेस पे पड़ा होना चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं। अब जिस भी कंपोनेंट ने डाटा रीड करना है या राइट करना है, वो लाइक इसने इसको डाटा देना था तो ये कंपोनेंट स्टोर में डाटा देगा और ये वाला कंपोनेंट स्टोर से डाटा रीड कर लेगा। क्यों? क्योंकि हर कंपोनेंट स्टोर से कनेक्टेड है। तो अगर हम ये वाला प्रॉब्लम देखें, ई ने डाटा जी को देना था तो कितना फ्लो होना पड़ा। अगर इसके वर्सेस हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्टोर हो, क्या हो? एक सेंट्रलाइज स्टोर हो, तो अगर डाटा जो है ई ने जी को पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाएगा? ई पहुंचा देगा किसको? स्टोर को। जी स्टोर से ले लेगा।
यानी ये मिडल की चीज बन गई, जिसके अंदर अगर हम सारा डाटा एक प्लेस पे ऑर्गेनाइज करके रख दें तो उसका हमें फायदा ये है कि एक कंपोनेंट डाटा जिसने जिधर जिसको डाटा देना है तो उसकी सारी कम्युनिकेशन थ्रू स्टोर होनी चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए? थ्रू स्टोर होनी चाहिए। स्टोर के बगैर उसकी कम्युनिकेशन यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को थ्रू प्रॉप डाटा देता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स आते हैं जब एप्लीकेशन बड़ी होती है, मैसिव होती है, तो इस स्टेट को हैंडल करना मुश्किल है वर्सेस इस स्टेट को। तो चाहे 1 लाख कंपोनेंट भी हैं, हमें पता है कि जो डाटा का फ्लो है वो क्या है। किसी भी कंपोनेंट ने किसी भी दूसरे कंपोनेंट को डाटा देना है तो उसने किसको डाटा देना है? स्टोर को। और स्टोर ने डाटा किसको देना है? स्टोर ने डाटा कंपोनेंट को देना है। किसी भी कंपोनेंट को डाटा चाहिए तो उसको कहां से मिलेगा? स्टोर। और जिसने भी डाटा किसी दूसरे कंपोनेंट को भेजना है तो वो किसको देगा पहले? और स्टोर से दूसरा कंपोनेंट डाटा क्या करेगा? रीड करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो हमने क्या फाइनल किया कि डाटा का जो फ्लो है ना एप्लीकेशन का, वो स्टोर से होना चाहिए। अब ये समझना है कि वो डाटा होता क्या है जो कंपोनेंट एक दूसरे को देते हैं। वो डाटा होता क्या है जो कंपोनेंट एक दूसरे को शेयर करते हैं। अच्छा, डाटा की 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक वो डाटा जो हमने इंटरनेट से लिया। लास्ट टाइम हमने पोस्ट का डाटा इंटरनेट से लिया था। लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट्स का डाटा इंटरनेट से लिया था। गिटहब का डाटा इंटरनेट से लिया था। तो कुछ ऐसा डाटा होता है जो कंपोनेंट इंटरनेट से डाउनलोड करता है, वो एक कैटेगरी का डाटा है। वो है तो वो भी डाटा। तो इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट इंटरनेट से डाटा डाउनलोड करता है उसको कहाँ होना चाहिए? स्टोर में। है तो वो डाटा ना। डाटा हमेशा कहाँ होना चाहिए? स्टोर में होना चाहिए। इसका मतलब जो भी इंटरनेट की एपीआई रिक्वेस्ट होंगी उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ होना चाहिए? स्टोर में होना चाहिए। ये एक डाटा की टाइप है जो हमें स्टोर में रखनी है। दूसरी, कुछ जेनेरिक डाटा होते हैं, जैसे एक फॉर्म हमने फिल किया, उसका एक डाटा की शेप बन गई। अब ये डाटा जो हमने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल करके ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, वो कॉन्टेक्ट नीचे टेबल में शो होना है। अब ये जो ऐड क्लिक करके फॉर्म का डाटा हमने क्रिएट किया है, ये वाला डाटा भी तो एक डाटा ही है ना, जो एक कंपोनेंट ने रन टाइम पे क्रिएट किया है। ये भी कहाँ होना चाहिए? क्यों? क्योंकि सेम डाटा चाहिए किसको? जिसने उसको टेबल में लिस्ट करना है, क्योंकि फॉर्म वाला कंपोनेंट लेता है और डाटा को शो करने वाला कंपोनेंट अलग है। तो ये भी एक डाटा की टाइप है। इसका मतलब 2 डाटा की टाइप हो गई, एक लोकल कंपोनेंट का डाटा और एक जो कंपोनेंट ने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। वो दोनों डाटा कहां पे होने चाहिए? स्टोर। क्यों? क्योंकि कोई भी दूसरा कंपोनेंट को उस सेम डाटा की जरूरत पड़ सकती है। अगर जरूरत पड़ गई तो शेयर करेंगे प्रॉप के साथ, तो प्रॉप के साथ तो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। समझाइए या नहीं आई? अच्छा जी, ये तो हमें समझ आ गया कि प्रॉप के साथ अच्छी स्ट्रेटजी वो नहीं। अच्छा, अब एक और तीसरी टाइप का डाटा होगा जो स्टिल छोटा मोटा डाटा, यानी एक स्टाइल का, एक पेरेंट कंपोनेंट ने चाइल्ड कंपोनेंट को चेंज करना है, उसको स्टाइल थोड़ा चेंज करना है, या टाइटल सेंड करना है। ये छोटे मोटे काम जो है जो एक नेस्टिंग तक जा रहे हैं, यानी इसने इसको भेजना है बस, तो उसको हम प्रॉप से कर लें तो मसला नहीं है। लेकिन अगर
इस वाले ने इसको भेजना है, बहुत सारे कंपोनेंट आ रहे हैं बिटवीन में, तो फिर स्टोर रिक्वायर्ड है, उसके बगैर डाटा हम सेंड नहीं करेंगे। तो दो तरह का डाटा बन गया, लोकल डाटा और इंटरनेट डाटा। दो तरह का डाटा एक एप्लीकेशन जो है वो हैंडल करती है। लोकल डाटा क्या होता है, जो फॉर्म की फिलिंग होती है। अच्छा, एक और डाटा पॉइंट है, लाइक हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसने फॉर्म फिल किया, नीचे टेबल है, टेबल लैदा कंपोनेंट है, फॉर्म लैदा कंपोनेंट। अब टेबल के अंदर भी बटन लैदा कंपोनेंट होता है ना। अब एक बटन है डिलीट, उस पर क्लिक होगा, डाटा डिलीट होगा। पहले हम रखते थे स्टेट, यूज स्टेट रखते थे कहां पे, कंपोनेंट के अंदर ही। तो हमें बटन चाहे 5 कंपोनेंट नेस्टेड है, तो ऐसा ऐसा उसकी री बैक कॉल करके हमें पेरेंट तक लेके आना ताकि डाटा डिलीट हो सके। वर्सेस अगर स्टोर में होता तो डिलीट के बटन पे क्लिक करके जो फंक्शन है वो डायरेक्टली हम स्टोर का फंक्शन अपडेट है। तो बात ये बनी, हम सारा डाटा कहां पे रखेंगे, स्टोर में रखेंगे। अच्छा, अब ये आपस में कॉलिंग नहीं करेंगे, जितने भी कंपोनेंट ये आप इधर कॉल कर रहे थे, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, एक स्टोर होगा। तो जिस भी कंपोनेंट ने बात करनी है वो किससे करनी है, स्टोर से ही करनी है। ठीक हो गया। तो ये फ्लो जो है बन जाएगा रीड राइट स्टोर के साथ। अच्छा, अब हम रियल वर्ल्ड थोड़ी बातें करते हैं। अब ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें, अब प्रैक्टिकल थोड़ी बातें करते हैं, ये चलेगा कैसे। दो मेजर काम है, कंपोनेंट ने डाटा स्टोर में रखना है और एक कंपोनेंट डाटा स्टोर से, दो तो ये मेजर काम है। फिर वो डाटा की भी दो टाइप है, कौन सा, इंटरनेट डाटा और लोकल डाटा। तो टोटल कितनी चीजें होगी, चार चीजें हमने हैंडल करनी है। कौन कौन सी, दो चीजें ये होगी कि भाई एक कंपोनेंट ने डाटा राइट करना है, दूसरे कंपोनेंट डाटा रीड करना है। और फिर दो चीजें और हो गई कि डाटा कौन सा है जिसको कंपोनेंट ने रीड राइट करना है, वो लोकल है या इंटरनेट वाला है। तो ये टोटल चार चीजें जो हैं जिसको हमने हैंडल करना है, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो फिक्स कि ये हमारा क्या है, स्टोर है, जिसके अंदर क्या हुआ है, डाटा सेव होगा। ठीक है। और अज्यूम करो ये हमारा जो है वो रिएक्ट का कंपोनेंट है। ये क्या है हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट है। अब अगर रिएक्ट के कंपोनेंट ने स्टोर से डाटा रीड करना है ना, अगर क्या करना है, रिएक्ट के कंपोनेंट ने स्टोर से डाटा अगर क्या करना है, रीड करना है, तो वो डायरेक्ट रीड कर सकता है। वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट रीड कर सकता है, एक फंक्शन यूज करके या हुक यूज करके, जिसको कहते हैं यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर क्या कहता है कि डाटा को सिलेक्ट करना है। देखो अब मसला क्या है, हमारे पास 1000 कंपोनेंट है, 1000 कंपोनेंट के लैदा लैदा डाटे हैं। अगर सारे डाटे मिक्स करके स्टोर में फेंक देंगे तो उसको फाइंड करना आसान है या मुश्किल है। अज्यूम करो एक हार्डवेयर का स्टोर है, उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स होती हैं एक घर की। अगर वो सारी आइटम मिक्स करके फेंक देंगे एक ही डिब्बे के अंदर तो क्या होगा। अब मैं कोई चीज परचेज करने गया हूं तो उसको क्या होगा, आसानी से मिलेगी या मुश्किल से। अब उसका वो हल क्या करते हैं, उसका हल क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, एक स्टोर एक बड़ा बॉक्स है, ऐसे ही है। स्टोर एक क्या है, सो स्टोर समझो ये एक बड़ा बॉक्स है, उसके फिर वो क्या करते हैं, छोटे बॉक्सेस बनाते हैं।
कोई बड़े साइज का होता है, कोई अच्छा किसी में अब वो कुछ रख देते हैं, किसी में कुछ रख देते हैं, किसी में कुछ रख देते हैं। ये हमारी एक्चुअली डाटा, एक स्टोर को हमने छोटे हिस्सों में काट दिए, एक बड़े पिज्जे को छोटे हिस्सों में काटे हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्लाइस। क्या कहते हैं? स्लाइस। कि उसका ये एक छोटा पार्ट है। एक बड़े स्टोर को मैंने छोटे हिस्सों में काट दिया, ये भी स्लाइस है, ये भी स्लाइस है, ये भी स्लाइस है, ये सारे क्या हैं? स्लाइसिस हैं। तो इसका मतलब है जब हम एक स्टोर बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी क्या बनाते हैं? स्लाइसिस बनाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। अब स्लाइस का साइज डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन डाटा का साइज कि उसमें हमने रखना क्या है। अब ये जो यूज सिलेक्टर है ना, ये फंक्शन, ये हमें हेल्प करता है जिसमें हम एक कंपोनेंट कहता है मुझे स्टोर से डाटा चाहिए, तो यूज सिलेक्टर जो है ना वो वो यूज सिलेक्टर सिलेक्ट करता है, कंपोनेंट बताता है मुझे फ्ला स्लाइस से डाटा चाहिए, ए स्लाइस से डाटा चाहिए, तो यूज सिलेक्टर उस सिलेक्ट को सिलेक्ट करता है, उस स्लाइस को, और डाटा जो है वो कंपोनेंट को प्रोवाइड कर देता है। तो यूज सिलेक्टर का काम क्या है? जिस स्लाइस में से डाटा रीड करना है उसको सिलेक्ट करना, उसमें से जो डाटा निकालना है वो निकालना। तो हार्डवेयर की दुकान को अगर हम जहन में लेके आए तो बहुत सारी चीजें, किसी में छोटे छोटे जो हैं वो नेट्स हैं, किसी में बोल्ट हैं, किसी में कीज हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ डिफरेंट चीजें। अब वो तो स्लाइसिस बन गए। अब एक स्लाइस के अंदर भी तो मल्टीपल डाटा होता है, जैसे नेट है। अब नेट की क्वांटिटी होती है या नहीं? एक डिब्बा तो वही है, कैटेगरी सेम है डाटा की, लेकिन उसमें डाटा बहुत सारा डिफरेंट है। तो यूज सिलेक्टर ने क्या करना है? स्लाइस को भी सिलेक्ट करना है और उस स्लाइस में जो डाटा पड़ा है स्पेसिफिक डाटा उसको भी सिलेक्ट करना है। तो इन शॉर्ट हमने 4 कामों में से एक काम का मसला हल कर दिया, वो इजी था। वो क्या था कि कंपोनेंट ने स्टोर से डाटा रीड करना है तो वो कैसे करेगा? यूज सिलेक्टर से। यूज सिलेक्टर क्या करता है? एक स्टोर को हम छोटे हिस्सों में क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि डाटा आसानी से सिलेक्ट ढूंढा जा सकते, जल्दी ढूंढा जा सके, ऑर्गेनाइज भी रहता है। हम घर में चीजें कितनी ऑर्गेनाइज रखते हैं, जैसे कीज हैं वो एक लोकेशन में रखते हैं, हर चीज अपनी अपनी लोकेशन में रखते हैं ताकि उनको ढूंढना क्या हो? आसान हो। ताकि उसको ढूंढना क्या हो जाए? डायरेक्ट रीड करते हैं और यूज सिलेक्टर उसको हेल्प करते हैं। अब दूसरी स्टेज आ गई, कंपोनेंट ने डाटा स्टोर को देना है। कंपोनेंट ने क्या करना है? डाटा स्टोर को देना है। अब डाटा जो कंपोनेंट ने स्टोर को देना है वो 2 टाइप का है। कौन सा? या कंपोनेंट के पास डाटा नहीं है लेकिन कंपोनेंट इंटरनेट से डाटा लेके स्टोर को देना चाहता है, या कंपोनेंट के पास अपनी लोकल डाटा है जो वो स्टोर को देना चाहता है। 2 स्टेजेस हैं। अच्छा, अब चूंकि जो रिडक्स है वो स्टोर का जो मैकेनिज्म यूज करता है, उसका जो प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्स को यूज करता है। रिफ्लेक्स का प्रिंसिपल कहता है कि जो डाटा कंपोनेंट ने रीड करना है वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यूज सिलेक्टर लगाओ और डायरेक्ट डाटा रीड कर लो, लेकिन जो राइट करना है डाटा वो डायरेक्ट राइट नहीं कर सकते। उसमें 2 चीजें शामिल होती हैं। उसमें क्या होती हैं? 2 चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी उस पे आते हैं? एक चीज है उसको हम कहते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एक्शन। और दूसरी चीज को हम कहते हैं स्लाइस मैनेजर, या दूसरे लफ्जों में रिड्यूसर। स्लाइस मैनेजर या दूसरे लफ्जों में रिड्यूसर। अब ये क्या है? रिफ्लेक्स कहता है कि डायरेक्ट डाटा आप स्टोर में रख
नहीं सकते। उसके लिए आपको दो मराहल से गुजरना पड़ेगा, एक एक्शन है और दूसरा स्लाइस मैनेजर या रिड्यूसर है। इसका क्या मतलब है फिर? इसका मतलब मैं समझाता हूं। वो कहता है कि जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लेते हैं, जब एक बिल्डिंग बन रही होती है तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। जब एक दीवार बना रहे होते हैं, एक को हम मिस्त्री कहते हैं, एक को मजदूर बोलते हैं। मजदूर का क्या जॉब होती है? एक जगह से डाटा उठा के, यानी जो उसका सामान है वो उठा के किसको लाके देना? मिस्त्री को। इसके अलावा उसका कोई भी जॉब नहीं होती। जो एक्शन है ना, एक्शन वो यहां मजदूर का काम करता है। इसका काम यह है एक जगह से वो डाटा उठा के सेम उसी हालत में किसको दे देना? स्लाइस मैनेजर को। और स्लाइस मैनेजर यहां मिस्त्री का काम करता है। समझ आई बात? वो यहां पे मिस्त्री का काम करता है, जिसका काम क्या होता है फिर? ये चीज डिसाइड करना कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस सीक्वेंस में कहां पे उस मटेरियल को पुट करना है। तो स्लाइस मैनेजर ने एक्चुअली डिसाइड करना है कि क्या डिसाइड करना है कि किस पर्टिकुलर स्लाइस में कौन सा डाटा किस शेप में रखा जाए। ये कौन डिसाइड करेगा? स्लाइस मैनेजर। तो अगर हम इसको सम अप करें तो डाटा हमारे पास एक्शन से आएगा, एक्शन से स्लाइस मैनेजर में जाएगा और स्लाइस मैनेजर उसको कहां पे रख देगा? स्टोर में। स्लाइस मैनेजर उसकी ऑर्गेनाइजेशन करेगा कि वो डिसाइड करेगा कि किस स्लाइस में कहां किस लोकेशन में इस डाटा को किस शेप में रखना है। जैसा कि जब हम घर में सामान लेके आते हैं किचन का, तो एक्शन समझो क्या है? अब घर में तो सामान नहीं पड़ा ना, समझो सामान लेके आना इंटरनेट से, इंटरनेट से मतलब किसी मॉल से लेके आना, वो सारा एक पैक करके एक्शन ने लाके रख दिया। फिर वहां पे मैनेजर आता है, वो क्या करता है? उनको खोलता है, उनको प्रॉपर उन डिब्बों में रखता है जहां जहां उनको रखने की जरूरत होती है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि आसानी से वो रीड कर सके, आसानी से उसको उठा सके, कंपोनेंट जिनको वो डाटा चाहिए वो आसानी से ले सके। तो एक्शन का काम है डाटा प्रोवाइड करना, किसको? स्लाइस मैनेजर को। स्लाइस मैनेजर का काम है उसको स्टोर में सेव करना। तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट एक एक्शन ट्रिगर करेगा। कंपोनेंट क्या करेगा? एक एक्शन ट्रिगर करेगा और एक्शन स्लाइस ट्रिगर करेगा और स्लाइस किसको ट्रिगर करेगा? तो अगर तो डाटा रीड करना है तो स्टोर से डायरेक्टली डाटा रीड हो जाएगा कंपोनेंट के पास, और अगर डाटा राइट करना है तो फिर कंपोनेंट ने पहले किसको कॉल करना है? एक्शन को। और एक्शन ने किसको कॉल करना है? स्लाइस को। और स्लाइस ने किसको कॉल करना है? स्टोर को। ये फ्लो मैनेजर। इस सारे फ्लो को हम रेफ्लेक्स आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ्लेक्स आर्किटेक्चर। समझ आई बात? अच्छा, अब क्या करें? कंपोनेंट डाटा एक्शन को दिए, एक्शन स्लाइस मैनेजर और स्टोर में चला गया। तो अब क्या करें नेक्स्ट? इतनी बात तो मैं समझ आ गई। अब ये राइट भी हो गया, रीड भी हो गया। अब डाटा की जो दो टाइप थी, अब या तो एक्शन को डाटा कंपोनेंट दे जो उसके पास है, या कंपोनेंट की बात तो डाटा हो गई नहीं। तो इसका मतलब है दो तरह के एक्शन होंगे। एक ऐसे एक्शन होंगे जो कंपोनेंट से लोकल डाटा लेके स्लाइस मैनेजर को दे देंगे डायरेक्ट। तो एक्शन की कितनी टाइप हो जाएंगी? दो टाइप्स हो जाएंगे। एक्शन की यहां पे हो जाएंगी टू टाइप्स। एक लोकल एक्शन और एक इंटरनेट एक्शन।
अब एक्शन के दो रोल हो जाते हैं, एक है इंटरनेट वाला एक्शन और एक है लोकल एक्शन, जो फॉर्म में डाटा लेते हैं और वो सारी चीजें जो एपीआई से आना है इंटरनेट। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी एपीआई कॉल्स हैं वो एक्शन के अंदर होनी है, और वो एक स्पेशल एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट वाला जो एक्शन होता है, इसको हम एक और चीज भी बोलते हैं एसिंक थंक एक्शन। और दूसरा जो होता है वो हमारा सादा एक्शन होता है, ठीक है। अब ये चीज डिसाइड, एक तो ये बात समझें, जो हमने एपीआई कॉल्स कंपोनेंट में की थी तो वो हमने गलत किया था। एपीआई कॉल्स कहाँ होंगी? ओनली एक्शन में। कोई आपसे पूछे कि रिएक्ट की दुनिया में एपीआई कॉल्स किस प्लेस पे होती है, तो आपने उसको क्या कहना है? एक्शन में। और कौन से एक्शन में? एसिंक थंक एक्शन में। क्यों? क्योंकि ये दूसरी कैटेगरी इंटरनेट वाला, एपीआई तो इंटरनेट है, तो वो अब फायरबेस में डाटा स्टोर करना है, तो फायरबेस भी क्या है? इंटरनेट। तो उसकी भी कॉल्स कहां पे होंगी? एसिंक थंक एक्शन। अब मुझे बताएं कि एक एप्लीकेशन में कितने स्लाइसेस हो सकते हैं? उसके साइज पे डिपेंड करेगा, अनलिमिटेड। एक एप्लीकेशन में कितने एक्शंस हो सकते हैं? अनलिमिटेड। उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि कितने फीचर्स हैं उसमें। कितने एपीआई एक्शन यानी कितने एसिंक थंक वाले एक्शन हो सकते हैं और कितने लोकल हो सकते हैं, ये भी डिपेंड करेगा उसकी एप्लीकेशन के ऊपर कि उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह से है। तो एक कंपोनेंट एक एक्शन को कॉल कैसे करता है, उसके लिए एक हुक हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं यूज डिस्पैच। क्या बोलते हैं? जैसे डाटा रीड करने के लिए क्या है, हुक का नाम है यूज सेलेक्टर। एक्शन को कॉल करने के लिए क्या नाम है? यूज डिस्पैच। अच्छा, दोनों तरह के एक्शन सेम हुक से कॉल होते हैं, चाहे वो एपीआई एक्शन हो या चाहे वो लोकल डाटा ट्रांसफर एक्शन हो, जो कंपोनेंट से डाटा रीड करके कंपोनेंट से डाटा लेके कहां किसको देते हैं? स्लाइस मैनेजर को। अच्छा, अब इसको एसिंक थंक क्यों बोलते हैं? इंटरनेट वाले को एसिंक क्यों बोलते हैं? ये एसिंक्रोनस चलता है, मतलब कि देखो इंटरनेट पे डाटा जाता है तो वेट करता है ये उसका, यानी जब हम एक्शन ट्रिगर करते हैं यूज डिस्पैच से तो ये वेट करने लग जाता है उसका, चाहे 2 मिनट लग रहे हैं 1 मिनट लग रहा है। जब उसका डाटा आता है फिर वो डाटा लेके किसको देता है? स्लाइस को। वेट करता है। लोकल वाले में तो टेंशन ही नहीं है ना, डाटा ऑलरेडी है, वो फौरन पहुंचा देता है। लेकिन एसिंक थंक वाले एक्शन में टाइम डिस्पैच रिएक्ट के कंपोनेंट में एक्शन को कॉल करता है। समझ आ गया? अच्छा, अब अगर मैंने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? एक कंपोनेंट की फाइल बनेगी, एक स्टोर की फाइल बनेगी, फिर उस स्टोर में स्लाइसेस बनाने के लिए एक स्लाइस की फाइल बनेगी। अच्छा, स्टोर की एक ही फाइल होगी। स्टोर तो एक, देखो स्टोर कितने हैं? एक ही है। उसके अंदर बहुत सारे स्लाइसेस हैं, तो स्लाइसेस की क्या होंगी? फाइल्स बनेगी। फिर नॉर्मली हम एक्शन की अलग फाइलें बना भी सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं है। हम जिस स्लाइस के एक्शन होते हैं ना, हम उसी स्लाइस में रख देते हैं। एक स्लाइस के अंदर 10 एक्शन है, तो 10 एक्शन भी वो स्लाइस की तो फाइल बना देंगे ना, तो उसी फाइल में हम उसके एक्शन भी रख देंगे। ठीक हो गया? डाटा की आसानी के लिए डाटा भी फाइल बना सकते हैं, और कंपोनेंट की तो डाटा बना ही रहे हैं। और कंपोनेंट से एक्शन को कॉल करने के लिए यूज डिस्पैच, और डाटा रीड करने के लिए यूज सेलेक्टर। तो अब हम अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन में जाते हैं, ये मेरा स्ट्रक्चर है सोर्स का, इसके अंदर आते हैं तो सबसे पहले मुझे एक फोल्डर बनाना है, डेट इज कॉल्ड स्टोर में एक फाइल बनानी है, डेट इज कॉल्ड स्टोर डॉट जेएस। फिर एक और फोल्डर बनाना, डेट इज कॉल्ड स्लाइसेस, क्योंकि मैंने बोला स्टोर एक ही होगा, स्टोर डॉट जेएस बन गया। स्लाइसेस एक से ज्यादा होंगे,
मे बी कौन कौन से स्लाइसेस हो सकते हैं? प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस, पोस्ट स्लाइस डॉट पोस्ट स्लाइस, प्रोडक्ट स्लाइस, यूजर के लिए यूजर स्लाइस। अच्छा, ये स्लाइसेस बना ली हमने। अच्छा, मैंने बोला कि स्लाइस के अंदर ही हम दोनों स्लाइस के अंदर ही हम रख लेंगे दोनों चीजें। लाइक दोनों चीजें कौन सी? एक्शन भी और उसकी स्लाइस मैनेजर भी, दोनों चीजें हम उसी में रख लेंगे। तो ये हमारा बन गया एक स्टोर। स्टोर की फाइल स्लाइसेस की फाइलें, उसी में एक्शन होंगे, उसी में स्लाइस मैनेजर होंगे, खत्म हो गया। फिर डेफिनेटली इतना काम हमने अचीव कर लिया, जिसमें एक्शन भी बन गया, स्लाइस मैनेजर बन गया, स्टोर बन गया एक ही फोल्डर में। अब ये यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर ये कहां पे कॉल होंगे? कंपोनेंट के अंदर। उसका कोड की लॉजिक हम कहां पे लगाएंगे? कंपोनेंट के अंदर लगाएंगे। तो इतनी थ्योरी में कोई क्वेश्चन चीजें हैं तो बताएं। यहां तक कि थ्योरी में मुझे बताएं कि अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही या कोई इश्यूज हैं तो इतना बताएं, फिर फर्दर। अब ये जो रिएक्ट का कंपोनेंट है, इसने यूज डिस्पैच यूज सेक्टर को यूज करना है, ऐसे ही है। ये दोनों फंक्शन जो है ना, इसको एक लाइब्रेरी से मिलते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्ट रिडक्स। क्या बोलते हैं? रिएक्ट रिडक्स। अच्छा, बाकी का ये जितना भी काम है, ये स्टोर बनाने से लेके ये सारा काम, इतना ये एक लाइब्रेरी से होता है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्स टूल किट। क्या बोलते हैं? ठीक हो गया। तो हमें एक्चुअली दो लाइब्रेरीज चाहिए। एक से हमें यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर मिलेगा, दूसरी लाइब्रेरी से हमने स्लाइसेस क्रिएट करने हैं, हमने स्टोर को क्रिएट करना है और हमने एक्शन को क्रिएट करना है। ठीक है, ये सारा काम है। तो इसमें क्लैरिटी आ गई। तो हमें सबसे पहले भी जब हम जाएंगे रिडक्स टूल किट सर्च करेंगे, तो हमें ये वाली लाइब्रेरी का गेटिंग स्टार्टेड पेज आ जाएगा। जैसे गेटिंग स्टार्टेड पेज पे मैं क्लिक करूंगा, वो मुझे कह रहा है इंस्टॉल कर लो। तो इंस्टॉल में वो एक रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल करा रहा है, दूसरी रेक्ट रिडक्स। तो दोनों को मैं यहाँ पे पकड़ के क्या कर लेता हूँ? इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये हो गया इंस्टॉल, और साथ ही दूसरा हो गया इंस्टॉल। दोनों इंस्टॉल हो गए लाइब्रेरीज। अच्छा, अब हमने क्या करना था? सबसे पहले स्टोर क्रिएट करना है। तो रिडक्स कौन सी, इन दोनों में से कौन सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगी स्टोर क्रिएट करने की लॉजिक? टूल किट। एक्शन क्रिएट करने की लॉजिक कौन देगी? रिएक्ट टूल किट, नहीं शेयर टूल किट। और स्लाइस क्रिएट करने की और यूज डिस्पैच रिएक्ट रिडक्स, यूज ऐप सिलेक्टर रिएक्ट रिडक्स। अच्छा, ये इसमें सारी चीजें जो है वो आ गई हैं।
अच्छा, सबसे पहले हमने करना है स्टोर को कॉन्फ़िगर या स्टोर को क्रिएट। तो हमारे पास एक फंक्शन है कॉन्फ़िगर स्टोर, वो किस में से निकलेगा? रिडक्स टूल किट में से। उसको हमने कॉल करके इस तरह से हमने उसको कॉल करते थे, एक्सपोर्ट कांस्टेंट स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, और ये हमसे एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसमें एक की होती है रिड्यूसर, और उसके अंदर ये एक खाली ऑब्जेक्ट हमने पास कर देना है। तो ये हमारा एक स्टोर क्रिएटर हो गया। अब हमने जितने भी स्लाइसेस बनाए हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डालनी है। स्लाइस नेम स्लाइस डॉट, ये ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं कि इधर हम इस रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट में यहां पे हम क्या करेंगे, सारे स्लाइसेस इधर ऐड करेंगे। स्टोर कैसे बनाते हैं? रिडक्स टूलकिट से कॉन्फ़िगर स्टोर का फंक्शन, उसको कॉल कर देना है, उसने मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है, उसमें रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट होगा, और उसके आगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करेंगे या इंफॉर्मेशन डालेंगे। अच्छा, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी वो हम देखते हैं। इसी तरह यहां पे हमने डाली है स्लाइसिस। स्टोर तो बन गया, अब स्टोर में क्या बनानी है? स्लोस तो एक बड़ी चीज है ना, वो कॉन्फ़िगर स्टोर हो गया, बन गया, एक फंक्शन कॉल किया, स्टोर बन गया। अब उसमें उसके कितने स्लाइसेस बनाने हैं ये बताने हैं हमने। वो बताने के लिए हमें स्लाइसेस में जाके पहले स्लाइसेस क्या करने पड़ेंगे? क्रिएट करने पड़ेंगे। हम एक स्लाइस क्रिएट करते हैं, काउंटर स्लाइस, ठीक है। स्लाइस कैसे क्रिएट होता है? क्रिएट स्लाइस का मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है? क्रिएट स्लाइस का फंक्शन। अच्छा, उसके अंदर ना मल्टीपल डिफरेंट चीजें हैं, जैसे वो फंक्शन क्रिएट स्लाइस का मैं कॉल करूंगा और एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं। मैंने क्या रख दिया? काउंटर स्लाइस, क्योंकि मैं काउंटर स्लाइस बना रहा हूं। इसी तरह अगर आपने देखा हो, मैंने स्टोर को भी इसी तरह ही क्रिएट किया है, कॉन्फ़िगर स्टोर, उसमें रिड्यूसर पास कर दिए, ऐसे ही है। इसी तरह मैंने काउंटर स्लाइस में काउंटर स्लाइस जो है वो क्रिएट स्लाइस के बाद काउंटर स्लाइस जो है वो क्रिएट कर लिए। अब इस स्लाइस को क्रिएट करने के लिए मेरे पास मल्टीपल चीजें बतानी है। एक, इस स्लाइस का नेम क्या होगा? स्लाइस का मैंने कहा काउंटर स्लाइस का नाम है। फिर इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? तो मैं कहता हूं काउंट जो है वो क्या होगा? 0 होगा। अब वो जो मैं कह रहा था ना, एक स्टैट की एक स्लाइस के अंदर भी हम बहुत सारा डाटा रख सकते हैं। मैं कह रहा था ना, एक स्लाइस में बहुत सारा डाटा रख सकते हैं। वो जितनी डाटा का मतलब कीज होती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज, वो डाटा होता है। वो हमने तो जैसे काउंटर रख दिया, जैसे कोई भी वैल्यू आप रख दो, इज लोडिंग फॉल्स, ट्रू, एरर, नल, इस तरह कुछ भी आप यहां रख सकते हो, मैसेज। कोई भी चीज आप यहां पे स्टोर कर सकते हो, जितनी मर्जी की, जितनी ज्यादा कीज होंगी उतना बड़ा स्लाइस होगा, ठीक है। और ये आपने रखना है इनिशियल स्टेट की के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात आती है, एक की है डेट इज कॉल्ड रिड्यूसर्स। क्या है? रिड्यूसर्स। और उसके अंदर हमारे पास एक की है डेट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। ये जो मैंने बनाया ना इंक्रीमेंट, ये हमारा एक्शन है। ये हमारा क्या है? ये कौन सा एक्शन है जो लोकल डाटा को हैंडल करता है? ये क्या करता है? लोकल डाटा को हैंडल करता है।
दो तरह के एक्शन थे ना, एसिंक थंक वाले एक्शन और लोकल डाटा वाले जो एक्शन है ना, वो रिड्यूसर्स की के अंदर ये इंक्रीमेंट एक्शन का नाम है और आगे ये एक फंक्शन एक्शन है, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो है वो एक्शन सादे वाला एक्शन नहीं, एपी कॉल वाला एक्शन हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे रिडक्स टूल की से एसिंक थंक एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। क्रिएट एसिंक, फिर मुझे क्रिएट एसिंक लेना पड़ेगा, क्रिएट एसिंक थंक, ये एक्चुअली मेरे लिए एक्शन बनाता है। उस जैसे ये मैंने एक कॉल की है क्रिएट एसिंक थंक फेच, इसका नाम रख लेते हैं पोस्ट, ये फेच पोस्ट करेगा, ठीक है। अगर हमें डाटा देना है या नहीं वो हमारी मर्जी है, और यहाँ पे हमारी जो है वो एपीआई कॉल हो जाएगी और इधर से हम डाटा उसका रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एपीआई कॉल हो गई, इधर से डाटा रिटर्न करेंगे, तो ये हमारी फेच पोस्ट का एक्शन बन गया। अब इसको स्लाइस मैनेजर में डालना है तो हम डालेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर में। किस में डालेंगे, जिस तरह रिड्यूसर है ना, इस तरह एक्स्ट्रा रिड्यूसर, और उसके अंदर हम ऐसे बिल्डर डॉट एज केस और उसका नाम, जैसे फेच पोस्ट था ये चीज, फिर हमें एक्शन मिल जाएगा उसका, और उसको फिर हम अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट में सेव कर सकते हैं। तो अब ये जो एक्शन है ये एपी कॉल वाला एक्शन हो गया। नॉर्मल रिड्यूसर के अंदर जो हम एक्शन बनाएंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो सादा एक्शन, जो एपीआई वाले एक्शन होंगे वो हम क्रिएट एसिंक थंक से क्रिएट करेंगे और उसका जो जवाब है वो एक्स्ट्रा रिड्यूसर के थ्रू हैंडल करेंगे, ठीक हो गया। अब चूंकि अभी हमें एपीआई कॉल वाला एक्शन नहीं चाहिए है इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो मैं उसको क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं। अभी के लिए हमें लोकल वाला ही क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, लोकल वाला चाहिए। तो अज्यूम करते हैं कि अभी हमें कोई भी एक्शन चाहिए ही नहीं है, मैं ये भी एक्शन खत्म कर देता हूं। तो डाटा तो जैसे मैंने इसमें काउंट में 5 रख दिया है, तो की में डाटा तो 5 पड़ा है बाय डिफॉल्ट, इसी 5 को मैंने रीड करना है। तो रीड कैसे कर सकता हूं, वो तो डायरेक्ट हो सकता है, यूज एप सेलेक्टर यूज करके मैं उसको क्या कर लूंगा, रीड कर लूंगा। तो हम पहले रीड करते हैं, फिर लोकल एक्शन बनाएंगे और फिर एक्स्ट्रा एक्शन बनाएंगे एपीआई वाले, ठीक है। अब ये एक स्लाइस बना दिया है। अब इस स्लाइस को मैंने क्या करना है, अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। अभी मैंने इसको स्टोर के साथ कनेक्ट तो नहीं किया ना, अभी मैंने इसको स्टोर से कनेक्ट, अब मैं इसको स्टोर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे कनेक्ट करते हैं स्लाइस को, एंड पे मुझे यहां पे लगाना है दो चीजें, ये वाले। अगर हमें एक्शन एक्सपोर्ट करने हैं वो सेपरेट होंगे, अभी के लिए वो कमेंट कर देता हूं, और रिड्यूसर करना है काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर या स्लाइस मैनेजर। तो ये स्लाइस का नाम हो गया, डॉट रिड्यूसर करके हमने इसको रिड्यूसर डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर दिया। अब जहां पे इसको स्टोर में लगाना है तो वहां पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे और लगा देंगे। तो अगर मैं जाता हूं यहाँ स्टोर में और इधर मैं लिखता हूं काउंटर स्लाइस
वो इंपोर्ट कर लेगा कहाँ से, काउंटर डॉट स्लाइस से, और इसको हम यहां से सिंपली काउंटर स्लाइस के अंदर मैंने काउंटर स्लाइस डाल दिया है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इधर से इंपोर्ट की है। ठीक है, देखो काउंटर स्लाइसिस में काउंटर स्लाइस जाकर स्टोर के अंदर डॉट स्लाइसिस के अंदर काउंटर डॉट, तो काउंटर स्लाइस आ गया मेरे पास, जो कि हमने स्टोर से इंपोर्ट किया। अब हमने क्या करना है, अब स्टोर के अंदर एक स्लाइस है जिसका नाम है काउंटर स्लाइस, वो हमने कनेक्ट कर दी एक्चुअली। अब इसकी वैल्यू को हम रीड करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम हमें एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो कैसे, एक रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर का फंक्शन मिलता है जो हमें रूट लेवल पे प्रोवाइड करना है, जो हमारी मेन फाइल है ना app.js या इवन index.js अगर इसमें है, या main.jsx, चलो ऐप में कर लेते हैं। इसमें जाके ये सारा कुछ यहां से एक्चुअली इसमें कॉल हो जाएगी राउटिंग, और इसके ऊपर यहाँ पे हम डाल देंगे, इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर, और स्टोर। अब ये प्रोवाइडर क्या करता है, हम अपनी एक स्टोर अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे, रिएक्ट रिडक्स हमें प्रोवाइडर का फंक्शन देता है, वो हमने एज अ कंपोनेंट कॉल कर लेना है, और उसके को स्टोर एज अ प्रॉप दे देनी है, और स्टोर जो हमने फाइल क्रिएट की हुई है वो, तो इसमें हमारा ये स्टोर है ना, ये हमने क्रिएट किया हुआ है, उसको इंपोर्ट करके वो हमने इसको दे देना है, तो ये स्टोर इसको चला जाएगा, और प्रोवाइडर का कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट रिडक्स से। इससे क्या होगा, पूरी एप्लीकेशन में हमारी रिडक्स स्टोर प्रोवाइड हो जाएगा। अब हम किसी भी जगह जाके, अब ये राउटिंग है, अब राउटिंग के अंदर हम एक राउट हमने बनाया होगा अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स, एक हम और राउट बना लेते हैं, अब काउंटर एप्लीकेशन के लिए, उसका नाम रख लेते हैं काउंटर, और उसका कंपोनेंट भी रख लेते हैं काउंटर। अब काउंटर का कंपोनेंट या पेज बनाना पड़ेगा हमें एक, तो पेजेस में जाके एक काउंटर का पेज बना लेंगे, और उसमें काउंटर डॉट जेएस, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे काउंटर कंपोनेंट को, ठीक है, वो इंपोर्ट भी हो जाएगा ऊपर। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को, तो फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पे जाना है, काउंटर पे, ये आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जाके ये हमारे पास काउंटर आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ये इसका मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास स्टोर में काउंटर स्लाइस में एक काउंट करके की पड़ी है जिसमें 5 पड़ा हुआ है, वो मैंने रीड करना है, तो कैसे करूं, यूज सिलेक्टर लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लगाता हूं
कांस्टेंट काउंट इक्वल टू यूज ऐप सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर, तो यूज सिलेक्टर उसने इंपोर्ट कर लिया रिएक्टर रिडक्स से, और उसको मिला स्टोर। तो स्टोर में से उसने किसको सिलेक्ट किया? काउंटर स्लाइस को, और उसमें से किस की को सिलेक्ट किया? काउंट को। अब वो काउंट इसमें आ जाएगा, वो यहां हम काउंट को सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। तो हम अगर यूआई देखें अब, तो स्टोर में जो 5 पड़ा हुआ था वो हमने रीड करके कहां डाल दिया। अब मैं एक काम करता हूं, स्टोर में जाता हूं सेम स्लाइस में, क्या नाम था स्लाइस का? काउंटर स्लाइस। उसमें एक वैल्यू रख देता हूं यूजर नेम, उसमें रख देता हूं नवेद। अब मुझे अगर इसको रीड करना है तो क्या करना है मुझे? कंपोनेंट में जाऊंगा, यूजर नेम इक्वल टू स्टोर डॉट काउंटर स्लाइड डॉट यूजर नेम, और इसको भी साथ में अगर मैं प्रिंट करना चाहूं तो वेरिएबल की तरह प्रिंट कर दूंगा। यूजर नेम था या कुछ और था? छोटा था। तो कंपोनेंट से वैल्यू रीड करनी है तो यूज सिलेक्टर। सिलेक्टर में हम बताते ये हैं, एक फंक्शन पास करते हैं जो हमें पैरामीटर में स्टोर दे देता है। इस स्टोर में से हम स्लाइस सिलेक्ट करते हैं, और स्लाइस में से उसकी की को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी की चाहिए। तो डाटा रीड करना है तो आपको आ गया है। अब बात रही है डाटा को राइट करना। डाटा को क्या करना है? राइट करना है। हिम्मत है कि थक गए? सही है। तो अभी हमने डाटा से रीड करना सीख लिया, राइट करना चलो कल करेंगे। अब लोगों ने करना ये है कि जितना काम अभी मैंने किया है